हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। कौन सा पार्ट? फिफ्थ पार्ट है ना। हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी कई बार देखने को मिल गया होगा या मिलेगा आगे आपको, है ना। आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। और साथ में ये वाला जो क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज 3.3 में भी एलिमिनेशन मेथड से दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना क्या गिवन है हमारे को। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। पहले तो ये देखना है कि फ्रैक्शन होता क्या है ना। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें एक एक टर्म को समझना है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है, यानी जिसको हम बटे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2/5 है ना, जिसको हम ऐसे डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये होता है फ्रैक्शन। तो ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है? इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, बोथ का मतलब होता है दोनों के अंदर। किस किस में? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है? तो जो ऊपर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसे? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसे? डिनोमिनेटर। तो ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले में भी, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले में, दोनों में हमने ऐड किया है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर हम 3 ऐड कर देते हैं किसके अंदर? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इट बिकम्स 5/6। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 5/6 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो हम इससे कैसे करेंगे सोल्व? देखो एक फ्रैक्शन है, ना तो हमें ऊपर वाली टर्म पता है ना नीचे वाली टर्म पता है, और हमें पता है लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। तो हम ऊपर वाला जो है जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, तो न्यूमरेटर को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको क्या मान लेंगे? हम y मान लेंगे। तो लिखते हैं लेट द न्यूमरेटर बी। हम मान लेते हैं न्यूमरेटर को क्या मान लेंगे? x एंड द डिनोमिनेटर बी, एंड द डिनोमिनेटर बी। और जो नीचे वाली जो टर्म है उसको क्या मान लेंगे? हम y। यानी अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा इसको फ्रैक्शन में? आप बोलेंगे सर इसको ऐसे लिखो x/y, क्योंकि हमें ना तो ऊपर वाली टर्म पता है ना ही नीचे वाली टर्म पता है। ठीक है, अब हमारे पास में गिवन है इस फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। कब? जब हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं? 2 ऐड करना है बोथ, यानी दोनों के अंदर, किस में? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हम ऐड कर देते हैं, ऊपर वाली टर्म में भी 2 ऐड कर देते हैं और नीचे वाली टर्म में भी क्या ऐड कर देते हैं? 2। इसने बोला ऐड बोथ यानी दोनों के अंदर, तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। तो हम यहाँ लिखेंगे 9/11। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेंगे हमारे पास में? इसमें गिवन इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या ऐड करना है? 3 ऐड करना है बोथ, फिर से यानी दोनों के अंदर, किस किस में? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। बोथ का मतलब दोनों में ऐड करना है। तो देखो हमें पता है कि फ्रैक्शन हमें पता नहीं, तो हम मान लेंगे x/y, x/y। अब क्या ऐड करना है? 3 ऐड करना है, तो ऊपर भी 3 ऐड कर देंगे, नीचे भी 3 ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाता है? इट बिकम्स 5/6। तो ये आ जाता है हमारे पास में 5/6। यानी एक फ्रैक्शन में जब हम 2 ऐड करते हैं दोनों के अंदर तो 9/11 हो जाता है, और एक फ्रैक्शन में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 5/6। अब क्या करना है हमारे को? इनको सोल्व करना है, इक्वेशन बनानी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। इस बार हमारे पास में जो इक्वेशन है फ्रैक्शन की फॉर्म में, हम इसे सबसे पहले प्रॉपर तरीके से एक इक्वेशन की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक मेथड जानते हैं जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या नाम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? हमारे पास में जो 11 है इसको तो इस वाली टर्म से, या x+2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है? y+2 से। यानी x+2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से x+2 को,
इज इक्वल 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 को मल्टीप्लाई करना है y+2 से, ये हमने लिख दिया है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये होता है, एरो का ध्यान रखना है, जो y+2 है 9 से मल्टीप्लाई होगा, x+2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से। अब मैं 11 को अगर मैं अंदर भेजना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22। 9 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9y, 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, इसे अगर मैं प्रॉपर तरीके से एक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी, 11x तो यहीं पर है, प्लस का जो 9y इसको जब मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, इज इक्वल 18 तो यहीं है, प्लस का 22 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। आप ऐसे मत कर लेना 11 + 22 33, क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर x नहीं है, दोनों लाइक टर्म नहीं तो दोनों ऐड नहीं होंगे। तो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 11x माइनस का 9y इज इक्वल माइनस का 4। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये अभी हमारी केवल इक्वेशन बनी, अभी सॉल्व करना बाकी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इधर वाले की, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और प्रॉपर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है, यानी आपको एरो का ध्यान रखना है कि 6 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, y+3 से, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 होगा x+3 से और 5 मल्टीप्लाई होगा y+3 से, ना एरो का ध्यान रखना। तो हम करते हैं 6 को तो मल्टीप्लाई करना है हमारे को x+3 से, इज इक्वल 5 को मल्टीप्लाई करना है हमारे को y+3 से। ठीक है, ये हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस का 6 3 = 18 इज इक्वल, और जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5y प्लस का 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसको अगर हम और आगे सोल्व करना चाहिए तो 6x तो एज इट इज़ है, प्लस का 5y जब लेफ्ट साइड में आएगा, प्लस में ये वाला तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल 15 तो एज इट इज़ है, प्लस का 18 इधर राइट साइड में आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। यानी हमारे पास में फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, 6x माइनस का 5y इज इक्वल, इसमें से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 18 में से 15 जाएंगे तो 3 बचेगा और बड़ी डिजिट का क्या आता है, साइन आता है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में क्या हो गई, 2 हो गई। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन है, हमें कौन सा मेथड काम में लेना है, हमें काम में लेना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम काम में लेंगे इसके अंदर, तो कैसे लेंगे आइए देखते हैं। लिखता हूँ मैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड काम में लेने वाले हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेने वाले हैं। उससे पहले हम इक्वेशन जो फर्स्ट है ना, इसको लिखते हैं सबसे पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास में वो देखना, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास में 11x माइनस का 9y इज इक्वल माइनस का 4, यही है हमारे पास में। ये जो माइनस का 9y है जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो मैं जो राइट साइड में करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे जो 11 के पास 11 और x देखो दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो x की वैल्यू निकालनी तो 11 कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं x इज इक्वल माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, है ना। यहाँ पे देख लो आप ध्यान से वापस से, 11x इज इक्वल माइनस का 4 प्लस 9y था, ये इधर डिवाइड में भेज दिया मैंने, यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है, अब इसे हमें और आगे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ये जो x की वैल्यू आएगी इसको क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, है ना। तो मैं लिखता हूँ इस बात को, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे हम, 2 में पुट करेंगे। ध्यान से देखना कैसे पुट करता हूँ मैं, यहाँ पर है 6, ओके। x की जगह क्या पुट करना है मुझे, x की जगह मुझे पुट करना है, ब्रैकेट में लिखता हूँ माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 5y एज इट इज़ है, इज इक्वल माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे 6 देखो x की जगह मैंने पूरा x की वैल्यू पुट कर दी, बाकी पूरा एज इट इज़ है ये वाला, है ना।
अब यहाँ पर 6 और 11 तो कैंसिल हो नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा होता है 24, माइनस का साइन एज इट इज़, प्लस का साइन, 6 9 जा कितना होता है 54, y अपॉन में 11 माइनस का 5y इज इक्वल माइनस का 3। एक तो y लगाना हम भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना y अगर है तो y लिखना पड़ेगा, यहाँ पर y नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई करना था, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लिया, अपोन में इसके 1 मान लेंगे, है ना। और 6 को 5 से मत मल्टीप्लाई कर देना, जहाँ तक ब्रैकेट है वही मल्टीप्लाई करना है। अब 11 और 1 का एलसीएम अगर हम लेना चाहें तो कितना आ जाएगा 11 की टेबल में 11 कितना टाइम आते हैं 1 टाइम आते हैं। 1 को जब इस पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट आएगी माइनस का 24 प्लस 54y। आगे क्या है हमारे पास में माइनस एज इट इज़। 1 की टेबल में 11 कितने टाइम आते हैं 11 टाइम। 11 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 55y इज इक्वल माइनस का 3। यानी हमारे पास में ओवरऑल सिचुएशन क्या बनी, हमारे पास में माइनस का 24 एज इट इज़ है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। 55 में से 54 जाएंगे तो क्या बचेगा 1y बचेगा, बड़ी डिजिट का साइन आता है, 55 का क्या साइन है माइनस का। ये जो डिवाइड वाला 11 है ये इधर कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 11 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, -3 से, है ना। तो माइनस का 24 तो एज इट इज़ है, माइनस का 1y एज इट इज़, या फिर इसको y भी लिख सकते हो आप चाहो तो, इज इक्वल 11 3 सा 33 और माइनस का साइन एज इट इज़। ये जो माइनस का 24 है जब ये राइट साइड में जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, अपोजिट साइन हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो प्लस का हो गया 24। यानी हमारे पास में माइनस का y इज इक्वल, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 33 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और बड़ी डिजिट का क्या आता है साइन। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास में फाइनली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9। ये आ गई हमारे पास में y की वैल्यू। अभी हमारा आंसर जो है पूरा नहीं आया, अभी हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस y की वैल्यू को किस में रखना पड़ेगा, या तो आप रखो इक्वेशन फर्स्ट में, या आप सेकंड में भी रख सकते हो, या हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करी थी इसमें भी आप रख सकते हो। तो हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में पुट करें, फर्स्ट में भी रख सकते हो सेकंड में भी। ये मेरे करवाने के बाद में जैसे मैं हमेशा फर्स्ट में रखता हूँ, आप सेकंड में भी रख के देखना कि क्या आता है आंसर, है ना। तो हमारे पास में क्या है 11x है, माइनस का 9y, और y की जगह क्या रखना है हमारे को 9 रखना है, इज इक्वल माइनस का 4। ये हमारे पास में क्या है सेकेंड इक्वेशन है। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं, इसको मैं एक बार ऊपर कर लेता हूँ तो देखना 11x एज इट इज़ है हमारे पास में, 11x माइनस का 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 इज इक्वल माइनस का 4। इसको और सॉल्व करते हैं हम आगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 11x तो एज इट इज़ है, माइनस का 4 भी एज इट इज़ है। माइनस का जब 81 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा, यानी 11x इज इक्वल माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 81 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 77, बर्ड डिजिट का क्या आता है साइन। यानी फाइनली हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77 अपॉन में 11, क्योंकि मल्टीप्लाई में है 11, इधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। 11 की टेबल में 77 कितने टाइम आते हैं 7 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यानी हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, और y की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 9। इसका मतलब हमने देखो यहाँ पे x क्या माना था, x माना था हमने न्यूमरेटर, क्या माना था हमने न्यूमरेटर, और y क्या माना था हमने डिनोमिनेटर। तो इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो देखना, सो द न्यूमरेटर बी 7 एंड डिनोमिनेटर बी डिनोमिनेटर कितना आया था हमारा 9 आया था, है ना। तो एक बार मैं आपको पूरा ओरली समझा देता हूँ। ये हमारे पास में क्वेश्चन था,
और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है जब हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमने इक्वेशन बनाई, एक फ्रैक्शन है x और y मान के, उसमें जब 2 ऐड करते हैं तो 9/11 हो जाता है। आगे कह रहा है कि अगर इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है, यानी हम इसमें 3 ऐड कर देते तो क्या हो जाता है 5/। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने 2 इक्वेशन बनाई। 2 इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। कैसे लगाया? पहले इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में रखा, इक्वेशन 2 में रख के हमने सोल्व किया, फाइनली हमारे पास में y की वैल्यू आ गई। और जो y की वैल्यू आई इसको हमने किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड या x जो आया था इसमें भी रख सकते हो, तो हमारे पास में x की वैल्यू भी आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास में 7 आ गई। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। और अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप रेडी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट क्या है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो पहली बात तो ये कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमारे को एक्सरसाइज 3.3 जो एलिमिनेशन मेथड उसमें देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है ना। और ऐसा एक एग्जाम्पल भी गिवन है। तो तीनों क्वेश्चन जो है आप निकाल लेना, 2 से 3 बार प्रैक्टिस इसकी ज़रूरी है। मैथ्स से वैसे भी एक है ना, कोई मजाक नहीं है मैथ्स वैसे भी। तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है। 5 ईयर हैंस, अच्छा ये डेली लाइफ से रिलेटेड है ना, एज जो होती है उससे रिलेटेड है हमारे पास में। तो क्वेश्चन क्या है? 5 ईयर हैंस, 5 साल, हैंस यानी बाद में, है ना। ये ध्यान रखना, हैंस का मतलब होता है बाद में, और अगो, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है अगो, अगो का मतलब होता है पहले। तो क्वेश्चन क्या है? 5 ईयर हैंस, आज से 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब, एक कोई पर्सन है या एक व्यक्ति, उसका नाम जेकब है। तो जो जेकब है इसकी एज आज से 5 साल बाद में क्या होगी? विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जो उसका बेटा है ना, हिज सन, उसके जो बच्चा है उससे कितनी गुना हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी। कब? आज से 5 साल बाद में। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आज से 5 साल बाद में, जैसे जेकब का बेटा जो सन है वो 10 साल का है, इसका मतलब उसका 3 टाइम कितना होगा? 30, यानी जो जेकब है वो कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर अगो, आज से 5 साल पहले, जेकब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जो जेकब की एज है वो क्या है? 7 टाइम से दैट ऑफ हिज सन। आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले जो जेकब की एज है वो कितनी होगी? 7 टाइम। 7 टाइम का मतलब होता है 7 गुना ऑफ हिज सन। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले जैसे जेकब का जो बच्चा है, जो सन है, वो 10 साल का है, इसका मतलब उससे उसका 7 टाइम कितना हो जाएगा? 70, यानी जेकब कितने का, यानी उसके फादर कितने का? 70 ईयर के, है ना। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, हमें बतानी है उनकी प्रेजेंट एज क्या है, किस किस की? एक तो जेकब की और एक उसके सन यानी उसके बेटे की, जेकब के बच्चे की प्रेजेंट एज क्या है। देखो हमें दोनों की पता नहीं है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, और हमें पता है हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम 2 अननोन जो क्वांटिटी है उसको, एक को तो x मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे? y मानेंगे। तो करते हैं शुरू। हमारे पास में गिवन है तो हम मान लेते हैं लेट, सबसे पहले मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x ईयर। मैंने क्या लिखा है? माना कि आज की अगर बात करते हैं, अभी जो जेकब की प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x ईयर। अभी हमें पता नहीं कितने साल का, तो मान लिया हमने x साल का है। एंड हीज सन प्रेजेंट एज बी, और उसका जो बच्चा है उसकी भी एज हमें नहीं पता है ना, ना तो उसका नाम बताया गया है, कुछ भी नहीं पता, बस हमें पता है जेकब का जो बच्चा है या बेटा है उसकी प्रेजेंट एज, यानी अभी आज की बात करते हैं, अभी उसकी एज कितनी है? हम मान लेते हैं y ईयर। अभी उसकी कितनी एज है? y ईयर है। अब हमारे पास में जो वर्ड्स प्रॉब्लम है इसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाने वाले हैं, है ना। बहुत मजा आएगा अगर आपने इसको एक बार में ध्यान से देख लिया ना, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर के, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली ये क्वेश्चन हम 3.3 एक्सरसाइज में भी देखेंगे, और एक एग्जांपल भी गिवन है, तो इसको ध्यान से देखना है। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और इजी भी है वैसे, है ना। बस हमारे को वर्ड्स प्रॉब्लम में लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। 5 ईयर हैंस, आज से 5 साल बाद।
तो 5 साल बाद की बात चली तो सबसे पहले दोनों को 5 ईयर हैंस यानी आज से 5 साल बाद में भेजो। देखो 2 है हमारे पास में, एक तो x और एक y है, ठीक है। 5 साल बाद में क्या दोनों जाएंगे क्या? ऐसे थोड़ा ना है कि आज से 5 साल बाद उसका बेटा जो है वो तो छोटा ही रह जाएगा, वो भी उम्र के साथ में बढ़ेगा ही। तो दोनों को सबसे पहले 5 साल बाद में भेजा, है ना। जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो ये तो है हमारे पास में जेकब और ये है उसका बेटा। तो जो जेकब की एज है वो उसके सन से क्या है 3 टाइम्स उसके सन, ये रहा हमारे पास में सन, क्योंकि वाई किसको माना था हमने, सन को माना था। तो इसके सन की कितनी है 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब होता है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे हम अभी। सेकेंड इक्वेशन बनाने की क्वेश्चन करते हैं। 5 ईयर अगो, आज से 5 साल पहले, तो सबसे पहले 5 साल पहले दोनों को भेजेंगे x - 5 और y - 5। 5 साल पहले, अगो का मतलब होता है पहले और हैंस का मतलब क्या होता है बाद में। तो ये तो है हमारे पास में जेकब जी और ये उनके बेटा जी, है ना। y वाली जो टर्म है वो तो सन वाली है, x वाली टर्म क्या है जो जेकब है उसकी। तो आज से 5 साल पहले जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जो जेकब की एज है वो अपने बच्चे से क्या है 7 टाइम है। 7 टाइम का मतलब होता है इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है अपने बेटे से 7 टाइम्स, ठीक है। इक्वल का साइन मैंने लगा दिया है। अब हम इसे सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। x + 5 तो एज इट इज है, इज इक्वल, जब 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक डाउट ये भी रहता है कि 3 को इधर मल्टीप्लाई करें या राइट साइड में मल्टीप्लाई करें। तो अब आप थोड़ा सा एक तरह से कॉमन सेंस मान लो या जनरल इंटेलिजेंट मान लो कि हमें इक्वल का साइन लगाना है। तो जेकब जो है यानी उसके पिताजी ऑलरेडी बड़े हैं। अब आप इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और बड़े हो जाएंगे, तो इक्वल का साइन तो आने से रहा, है ना। हमें यहाँ पे जैसे इक्वल का साइन लगाना है, ये बेटा है और ये जेकब जो उसका फादर है। जब इसको उस बेटे को 7 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके इक्वल हो पाएंगे। अगर फादर को 7 टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये और बड़े हो जाएंगे, तो दोनों इक्वल तो कभी भी नहीं हो पाएंगे, है ना। तो 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3y प्लस 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15। इसकी हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। x प्लस का 3y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल 15, प्लस का 5 जब राइट साइड में आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। यानी हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x - 3y इज इक्वल 10। ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम इधर देखते हैं, इसको भी हम सोल्व करना चाहें तो x - 5 तो एज इट इज है, इज इक्वल 7 को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो 7y माइनस 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। इक्वेशन बनाना चाहे तो क्या बनेगी x - 7y इज इक्वल माइनस का 35 तो एज इट इज है। माइनस का 5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। यानी हमारी इक्वेशन क्या बनेगी x - 7y इज इक्वल माइनस प्लस माइनस 35 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 30 और बड़ी डिजिट का क्या आएगा साइन। ये हमारे पास में हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन हो गई है। अब इसे सोल्व करना है तो हम लिखेंगे सबसे पहले, आपको ही पता है क्या लिखेंगे। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पता चल गया होगा। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट एंड इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 में हम कौन सा मेथड काम में लेने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी जब हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे 3.3 ये सेम ऐसी इक्वेशन होगी, उसको बस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप जरूर लिखना कि हम कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं। और हम सबसे पहले कौन सी इक्वेशन उठा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हम अटेंड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास में वो देखना। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास में x - 3y इज इक्वल 10। यहाँ से जो माइनस का 3y है वो राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 3y। ये जो x की वैल्यू आई है देखो बड़ी सिंपल सी आई है ना, यहाँ पे ना कोई मल्टीप्लाई में था जो डिवाइड में भेजना पड़े। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन उठाई तो फर्स्ट में नहीं रखे, हम कौन सी में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस x की जगह क्या रखोगे आप 10 + 3y।
x की जगह क्या रखोगे आप 10 + 3y, है ना। आगे क्या है माइनस का 7y, माइनस का 7y इज इक्वल माइनस का 30, क्या है माइनस का 30। इसको और सोल्व करना चाहे हम आगे तो देखो 10 तो इज इट इज़ है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 4y, और बड़े डिजिट का साइन आता है इज इक्वल माइनस का 30। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। अब हम इसे और सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, जो 10 है देखो 10 में से 4 आप माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पर y है और यहाँ पर y नहीं है तो आप माइनस नहीं कर सकते। तो क्या करें फिर, तो देखो ये जो 10 है ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो इस 10 को कहाँ भेजना पड़ेगा, आपको राइट साइड में भेजना पड़ेगा। तो लिखते हैं, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं। हमारे पास में है माइनस का 4y इज इक्वल माइनस का 30 था, और जो प्लस का 10 है वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। देखो ये जो माइनस का 4y है मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये रहा माइनस का 4y, जो प्लस का 10 है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। माइनस का 4y एज इट इज़ है इज इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 30 और 10 कितना होता है 40 होता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और बड़े डिजिट का साइन आता है, दोनों में से कौन बड़ा है 30, 30 का क्या साइन है माइनस, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में 4 इधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, 4 × 4, 4 की टेबल में 40 कितने टाइम आते हैं 10 टाइम, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये आ गई हमारे पास में y की वैल्यू। अब आपको पता है y की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखें, इस y की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, है ना। फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में, एज विश, अब आप किस में भी रख सकते हो। तो ये हमारे पास में x एज इट इज़ है, माइनस का साइन भी एज इट इज़ है, 3 भी एज इट इज़ है, इंटू y की जगह क्या पुट कर दोगे आप 10 पुट कर दोगे इज इक्वल 10, यानी x माइनस का 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 इज इक्वल 10, माइनस का जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस में हो जाएगा, तो 10 + 30 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 40, यानी x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में और y की वैल्यू। अब ध्यान से देखो x क्या माना था हमने, तो x माना था हमने जेकब की एज, यानी जो फादर है उनकी एज कितनी है 40 साल है, और y क्या माना था हमने, y माना था हमने जो उसके बच्चा है सन है उसकी मानी थी हमने, तो y की वैल्यू क्या है 10, यानी अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो फादर है जेकब जो है वो 40 साल के हैं, और उनके जो बच्चा है ये बेटा है वो कितने साल का है 10 साल का है ना। आप चाहो तो इक्वेशन पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो। तो हम लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, सो द प्रेजेंट एज ऑफ, ये लिखना बहुत जरूरी है ना, सो द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब JACOB जेकब बी, सो द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी, जेकब की जो एज है वो कितनी है 40 ईयर, एंड हीज सन प्रेजेंट एज बी, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास में 10 ईयर, वो कितनी है हमारे पास में 10 साल है ना। तो ये हमने निकाल लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और नहीं समझ में आया है तो इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे आपको, डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप 1-2 बार देखोगे तो ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके अंदर, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम 3.3 स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसी तरह से जुड़े रहेगा, और भी कोई डाउट आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।